Application of resonance. लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। या क्वेश्चन देखो, तुमको ऐसा भी आ सकता है कि आउट ऑफ द थ्री अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी वैल्यू। और हमें पता है जिसका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा दैट विल बी मोर बेसिक। केबी वैल्यू इंडिकेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बेस, मोर द केबी वैल्यू मोर द बेसिक नेचर। या तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। और हमको पता है कि पीकेबी and KB they are inversely proportional. More KB, more the KB, more basic. जितना ज्यादा KB का वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। और KB का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब मोर द KB मतलब PKB का वैल्यू कम हो जाएगा। KB and PKB are inversely. सो जो ज्यादा बेसिक होता है उसका केबी ज्यादा होता है, उसका पीकेबी कम होता है, एंड वाइस वर्सा। तो कैसे चेक करेंगे? पहले ये चेक करो कि इस तीनों नाइट्रोजन में यहां पर भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। तुम्हें रेजोनेंस कहीं दिख रहा है? विच नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, किस नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में तुम्हें दिख रहा है? बताओ। बी का नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में है। अच्छा, सी में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में है क्या? नहीं, दैट इज ए लोकलाइज। ये तो पता चल गया, ये डीलोकलाइज का मतलब ये यहां है नहीं, ये तो घूम रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है, लोन पेयर नाइट्रोजन है यहां पर, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पिरिडीन। नाम भी याद रखना है, पिरिडीन, एनिलीन एंड साइक्लोहेक्साइल एमीन। पिरिडीन, एनिलीन एंड साइक्लोहेक्साइल एमीन। तो इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइज दिख गया, इसका लोन पेयर तो तुम्हें लोकलाइज दिख गया। अब इसका लोन पेयर देखो, क्या हम लोग लोन पेयर देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां ध्यान दो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या इस लोन पेयर को यहां भेज सकते हैं, रेजोनेंस करा सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन यहां पर है कि ये लोन पेयर लोकलाइज है या डीलोकलाइज है। पहले तो ये फाइंड करना है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या ये कॉन्जुगेशन दिख रहा है यहां पे? तो यदि ये कॉन्जुगेशन होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहां क्या बॉन्ड बन जाएगा? डबल पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या एक रिंग मतलब दो कंसेक्यूटिव? अच्छा, यदि पाई बॉन्ड यहां बन गया तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या पहुंच जाएगा? बताओ, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? पहले था sp2, अभी हो गया sp3। जब ये यहां पर गया, जब ये यहां पर जाएगा, या ऐसा सोचो, ये जब यहां पर गया तो नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। अब नेगेटिव ये तो यहां पर जाएगा ना, और यहां पर आ गया तो इसका हाइब्रिडेशन क्या पहुंच जाएगा? व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन?
sp, उसका मतलब sp का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना पड़ेगा तब? 180। और ये 6 मेंबर रिंग में 180 हो सकता है क्या? नहीं। उसका मतलब ध्यान से समझना है, द लोन पेयर द नाइट्रोजन हियर, द लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द p ऑर्बिटल, रेजोनेंस इज द फेनोमेना ऑफ द p ऑर्बिटल, रेजोनेंस इज नॉट द फेनोमेना ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब क्या? ये लोन पेयर हाइब्रिड में प्रेजेंट है, p में नहीं प्रेजेंट है। मतलब ये जिसका रेजोनेंस लिखना गलत है यहां पर, क्योंकि ये तो हाइब्रिड में प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, pyridine में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो कहां प्रेजेंट है? हाइब्रिड में प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन? sp2। कैसे sp2 हुआ? एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, और डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा। तो उसका मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? हाँ होगा। कैसे होगा? अंदर में होगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज कर दो। उसका मतलब ये बताओ, नाइट्रोजन का लोन पेयर ये लोकलाइज है या डिलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। डिलोकलाइज, लोकलाइज। तो उसका मतलब एक तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि तो घूम रहा है। तो उसका मतलब विच इज द लीस्ट बेसिक? बी। बी इज द लीस्ट बेसिक, बिकॉज ऑन बी द लोन पेयर्स आर डिलोकलाइज्ड। सो इसका अवेलेबिलिटी कम है, सो बी का बेसिक नेचर सबसे कम होगा। अब हम लोगों को बाकी ए और सी में कंपेयर करना है। ए में भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, सी में भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है। अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? अब फिर से ध्यान दो, यहां जो नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, वो जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन? सिंगल बॉन्ड है ना, तो sp3 तो होगा। पहले तो वैलेंसी सेटिस्फाई कराने के लिए हाइड्रोजन भी जानना होगा ना, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, sp3 होगा ना। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन अटैच है इस कार्बन से, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो ये बताओ, sp2 कार्बन और यहां sp3 कार्बन, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो उसका मतलब ये कार्बन कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपना तरफ खींचने का कोशिश करेगा ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा हो गया। sp2 है वो sp3 है, इस कैरेक्टर ज्यादा है, और हमें पता है मोर द इस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब वो नाइट्रोजन से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। ये तो कोशिश नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। उसका मतलब नाइट्रोजन ऑन ए और नाइट्रोजन ऑन सी, विच नाइट्रोजन विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन? कंपैरिजन करना है सी, क्योंकि सी का जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ए का जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है कंपेयर टू सी का कंपैरिजन में। दैट मींस द सी ऑन नाइट्रोजन ऑन सी हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन द नाइट्रोजन ऑन ए। सो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे बेसिक क्या हो जाएगा? सी, देन ए, देन। बताओ समझ में आया ये ऑर्डर? करते थे तो पहले हम लोग उसका बेस चेक करते थे, जिसका बेस ज्यादा अनस्टेबल होता था उसका ज्यादा स्टेबल होता था। तो इधर भी तो हम लोग को कर सकते थे क्या सर? मतलब इधर से हम लोग तो लोन पे है, और अगर उसको पहले हम लोग हटा देते हैं, लोन पे वो कैसे हटा देंगे? सर मतलब अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट एसिड देते हैं, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H+ को ऐड करना है। हाँ सर। तो उससे क्या फायदा होगा? हमको तो बेसिक नेचर कंपेयर करना है सर। तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा उसका कॉन्जुगेट बेस तो अनस्टेबल होगा। हाँ सर तो उस हिसाब से भी तो BS नहीं आ रहा है, क्योंकि ए में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो अगर उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है तो उसको
ठीक है, मगर ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, ये समझ में आया। कॉन्जुगेट सिस्टम से केवल एसिड में चेक करना है, बेस में नहीं चेक करो, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगा। एसिड में H+ निकाल के कॉन्जुगेट सिस्टम में ले जाके चेक करो, बेस में नहीं चेक करना है। बेस में डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बेस में H+ ऐड करके एसिड बना के क्यों चेक करेंगे, उतना क्यों घुमाएंगे हम लोग। देखो ये जो स्ट्रक्चर फेनॉल एंड द नेम इज पैरानाइट्रोफेनॉल, द नेम ऑफ दिस इज फेनॉल एंड दिस इज पैरानाइट्रोफेनॉल। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों में विच इज मोर एसिडिक, किसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब वेदर दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक और वेदर दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। तो जब भी एसिडिक नेचर चेक करना है तो पहले क्या करो, कॉन्जुगेट सिस्टम में लेके आओ, मतलब H+ निकाल दो, इसका भी H+ निकाल देते हैं फिनॉल से। फिनॉल से जब H+ निकल गया तो क्या बन गया, C6H5O-। द नेम ऑफ दिस आयन इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल से H+ निकाल दिए, यहां से भी H+ निकाल देते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। अब हम लोग क्या किए, देखो दोनों से H+ निकाल दिए, दोनों को कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब कॉन्जुगेट बेस बना लिए। अब हमें यह चेक करना है कि विच कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर बेसिक, या दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये चेक कर लेते हैं। अब यहां से ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस हो जाएगा यहां पर नेगेटिव सिंगल डबल। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव चार्ज कहां पर गया, ऑर्थो में गया होगा ना। जब इसका रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, ऑर्थो में। फिनॉक्साइड आयन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 होगा, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव ऑर्थो में आएगा, नेक्स्ट यहां पर आएगा, नेक्स्ट यहां पर आएगा, फिर रिटर्न जाएगा, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर जब नेगेटिव चार्ज रिंग में जाएगा तो कहां पर जाएगा, ऑर्थो में एंड पैरा में। अब देखो ये जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर, नेगेटिव चार्ज जब यहां पर आ गया, नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को अपना तरफ खींच लिया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या किया, ये जो नेगेटिव चार्ज जैसे इस पैरा कार्बन में आया तो वो उसको अपने तरफ खींच लिया फर्दर, मतलब नेगेटिव चार्ज। पहले ये चेक कर लो, फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज दिख रहा है या पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज दिखा, किसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा घूमा, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रो भी प्रेजेंट था जो यहां नहीं था, मगर यहां तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। तो उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कंपेयर टू दिस पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। On oxygen over para-nitrophenoxide has less electron density compared to the phenoxide. Yes, sir. ये ज्यादा डिलोकलाइज किया ना तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा ना। तो अब बताओ ये दोनों में बताओ किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, फिनॉक्साइड आयन या पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड क्यों, क्योंकि यहां पर इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इससे ज्यादा है। क्यों यहां कम हो गया? क्योंकि यहां एक्स्ट्रा नाइट्रो ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, तो वो तो इस ऑक्सीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ निकाल लेगा। सो कैन वी से दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनॉक्साइड इज मोर देन पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड? तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा। उसका मतलब यदि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो क्या ये बोल सकते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल? पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्या ये बोल सकते हैं? किसी को डाउट है क्या इसमें? कैसे चेक करेंगे? देखो पहले क्या करना है, जब भी तुम्हें ये पूछा जाएगा कि विच इज मोर एसिडिक, उसका मतलब 99.99% केसेस में हमें कॉन्जुगेट सिस्टम में ले जाना है एसिड में। मतलब H+ को निकाल दो, पहले H+ को दोनों से निकाल दिए। H+ को निकालने के बाद हमारे पास क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब तुम ये चेक कर लो कि किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा है या इस ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा है, ये चेक करना ही है केवल। अब इसमें क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस रिंग में कोई भी ऐसा एडिशनल ग्रुप अटैच नहीं है जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, मगर यहां तो एक एडिशनल ग्रुप अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, जो इस इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ खींच ले रहा। किससे? रेजोनेंस इफेक्ट से। उसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर भी ज्यादा होगा। मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर द रिलीजिंग पावर। सो फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू द पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। मगर हमें तो बेस नहीं चेक करना, हमें तो एसिड चेक करना है। तो इसका पेरेंट एसिड में आते हैं, मतलब जो बेस कहां से बना है? यहां से बना था। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है बेसिक नेचर में तो पेरेंट एसिड वीक हो जाएगा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्या इज इट क्लियर? यस सर। आई होप यू पीपल आर नोटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स। हर पॉइंट्स को लिखते रहना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यू शुड हैव ए वेरी क्लियर नोट्स सो दैट व्हेन द टाइम टू रिवाइज तुम उसको रिवाइज कर सको। अब देखो फिर से, अभी NO2 कहां पर है? इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन में है। अब हमें देखो फिर से इस दोनों के बीच में हमको कंपेयर करना है। क्या करते हैं? दोनों से H+ निकाल देते हैं। तो फिनॉल से जब H+ निकाल दिए तो ये बन गया फिनॉक्साइड, और ये है मेटा नाइट्रो। यहां से भी निकाल देते हैं H+। अच्छा, अब जब इसका देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज रिंग में किस कार्बन में आएगा बताओ? कार्बन 1, इसको नंबरिंग कर देते हैं रदर। कार्बन 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव चार्ज किस कार्बन में आएगा बताओ? ऑर्थो में आएगा ना। कार्बन 2, कार्बन 4, कार्बन 6 में आएगा। हाँ सर। अच्छा, कार्बन 3 और 5 में भी आएगा क्या नेगेटिव चार्ज? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कार्बन 3 और कार्बन 5 विच पोजीशन इट इज? मेटा। ठीक है। अब यहां से आते हैं। यहां से जब इसका रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा? ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया। मेटा में आया क्या? नहीं। उसका मतलब, मगर नाइट्रो का हमें पता है कि नाइट्रो का तो एक
माइनस आई इफेक्ट होता है कि नहीं? उसका मतलब नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, मगर किस इफेक्ट से खींचेगा वो? बाय यूजिंग व्हाट इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर तो अप्लाई होगा, मगर इसका रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई होगा क्या? मगर वो रेजोनेंस से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा क्या? तो एक पॉइंट यहां पर नोट कर लेना है, मेटा पोजीशन में रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। मेटा पोजीशन में रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। उसके मतलब यहां जो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इस ऑक्सीजन से बाय यूजिंग व्हाट इफेक्ट? व्हाट इंडक्टिव? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। मतलब उसको वो अपने तरफ खींच रहा होगा। अब कंपेयर करो ये दोनों ऑक्सीजन में किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फिनॉक्साइड या मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड? फिनॉक्साइड होगा ना। अच्छा, फिनॉक्साइड में ज्यादा है, मतलब फिनॉक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, तो एसिडिक नेचर कम होगा। उसका मतलब फिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? मेटा नाइट्रोफिनॉल। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग इस दोनों में कंपेयर करते हैं, मेटा एंड पैरा। अब देखो पैरा में अभी डिस्कस किए थे, मेटा में जो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है ऑक्सीजन से बाय व्हाट इफेक्ट? माइनस आई। मगर जब वो पैरा में था तब वो इलेक्ट्रॉन को किस इफेक्ट से खींच रहा था? रेजोनेंस से भी खींच रहा था और माइनस आई। मतलब उसके पास दोनों पावर अवेलेबल था। इसके पास तो केवल एक ही पावर अवेलेबल है, माइनस आई। इसके पास दोनों पावर अवेलेबल है, ये माइनस आई से भी खींच रहा है और रेजोनेंस से भी। अच्छा, पहले एक कंपेयर करते हैं। अच्छा ये बता, दोनों का यदि माइनस आई पावर को कंपेयर करना है तो बताओ माइनस आई पावर मेटा में ज्यादा होगा या पैरा में? मेटा में। वाई? क्योंकि माइनस आई पावर किस पे डिपेंड करता है? नॉट ओनली माइनस आई, इंडक्टिव किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस। तो बताओ इस फिनॉक्साइड से नाइट्रो जब मेटा में होगा दैट इज क्लोजर बाय कंपेयर टू पैरा। उसका मतलब मेटा नाइट्रोफिनॉल का माइनस आई पावर, नाइट्रो का मेटा पोजीशन में नाइट्रो का माइनस आई पावर पैरा पोजीशन से ज्यादा होता है। तो याद रखना है कि माइनस आई पावर, माइनस आई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस and minus I of nitro at meta is more than minus I of nitro at para। मगर मेटा पोजीशन में ड्रॉबैक क्या है? इसके पास रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर नहीं है, क्योंकि मेटा पोजीशन में तो रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन केवल इंडक्टिव से खींच पाएगा। और हमें ये भी पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए वेरी वीक इफेक्ट, क्योंकि इस इफेक्ट से केवल पार्शियल मूवमेंट होता है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। मगर रेजोनेंस इफेक्ट तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि इस इफेक्ट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, जो इसके पास नहीं है। मेटा पोजीशन में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस से वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। मगर वो पैरा जो ग्रुप है वो तो रेजोनेंस से भी खींच पाएगा और उसके पास इंडक्टिव भी अवेलेबल है। तो जब इसके पास एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अवेलेबल है, उसके मतलब क्या ये बोल सकते हैं कि फिनॉक्साइड एंड मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड किस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? बताओ। मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। क्या बोल सकते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? तो यदि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो अब हम लोग पहले बेसिक नेचर कंपेयर करेंगे। तो क्या कैन वी से दैट मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड इज हैविंग मोर बेसिक नेचर कंपेयर टू द पैरा नाइट्रो? मगर हमें तो बेसिक कंपेयर नहीं करना है, हमें तो एसिड कंपेयर करना है। अब हम एसिड में आ जाएंगे, तो जिसका बेसिक नेचर ज्यादा है हमें पता है उसका एसिडिक काउंटर एसिड का या पेरेंट एसिड का एसिडिक नेचर कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो क्योंकि इसका बेसिक नेचर ज्यादा है तो उसका एसिडिक नेचर कम होगा।
तो कैन वी से दैट पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ओनली नाइट्रोफिनॉल, सो ओनली फिनॉल. पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द फिनॉल. क्या ये बोल सकते हैं? इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, देखो पैरा पोजीशन में दो इफेक्ट अप्लाई हो रहा, रेजोनेंस से खींच भी रहा है और इंडक्टिव से भी खींच रहा है. मेटा में केवल एक ही है, फिनॉल में कोई भी ग्रुप वही किसी भी टाइप का इफेक्ट अप्लाई नहीं है. उसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इफेक्ट अप्लाई होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो उस ग्रुप का एसिडिक नेचर को क्या करेगा? More the electron withdrawing groups are attached, then it will increase the acidic nature. More the electron withdrawing groups are attached, it will increase the acidic nature. तो क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड मेटा इज मोर एसिडिक देन फिनॉल? इज इट क्लियर? Now coming to the next is ortho. This is ortho nitrophenol and this is para nitrophenol. अब हमें इस दोनों का बीच में फिर से कंपेयर करना, विच इज मोर एसिडिक. तो क्या करना है, फिर से H प्लस निकाल देते हैं. H प्लस निकाल दिए, यहां से भी H प्लस निकाल देते हैं. ठीक है. अब देखो, अब इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज कहां कहां जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा में जाएगा ना. तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो यहां पर हो गया, ऑर्थो यहां पर हो गया, ऑर्थो एंड पैरा यहां पर. नेगेटिव चार्ज यहां गया. इसमें कहां गया? ऑर्थो एंड पैरा में. उसका मतलब देखो, यहां पर जब जैसे नेगेटिव गया तो नाइट्रो क्या किया, उसको अपने तरफ खींच लिया. यहां जैसे भी गया तो नाइट्रो इसको भी अपने तरफ खींच लिया. और हमें यह पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. रेजोनेंस इफेक्ट पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. उसका मतलब नाइट्रो का, इस नाइट्रो का और इस नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बाय रेजोनेंस दोनों का ही सेम है. ये भी नाइट्रो जितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बाय रेजोनेंस, ये भी नाइट्रो उतना ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बाय रेजोनेंस. होगा? Can you say that both the nitro is pulling exactly same amount of electron by resonance? मगर दोनों में इंडक्टिव किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो पोजीशन में इंडक्टिव ज्यादा होगा या पैरा? ऑर्थो का ज्यादा होगा. उस हिसाब से बताओ, इस दोनों को इफेक्ट को, यदि दोनों इफेक्ट को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो आप बताओ कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड में किस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? पैरा में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो में तो दोनों का, तो ध्यान रखना यहां पर पैरा और ऑर्थो में रेजोनेंस इफेक्ट सेम होता है. तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इंडक्टिव से करेंगे. इंडक्टिव इसका थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये क्लोज बाई है. तो उसका मतलब पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए ना. पैराफिनॉक्साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए. उसका मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में विच शुड बी द मोर एसिडिक? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए. मगर यह पाया गया कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. अब ये होता क्यों है? क्योंकि अभी तक जो अभी हम लोग डिस्कस किए उस हिसाब से तो ऑर्थो को ज्यादा होना चाहिए था, मगर हो गया पैरा. अब ऐसा हुआ क्यों?
ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कैसे किए, देखो हम लोग क्या किए, पहले H प्लस को निकाल दिए, फिर कंपेयर किए। मगर H प्लस निकलने से पहले ऑर्थो पोजीशन में क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर भी काम करेगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़े हैं ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो में होगा क्योंकि ये तो सामने में है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ऑर्थो ग्रुप तो सामने में है, पैरा तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो कैन वी से दैट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो में ज्यादा होगा कंपेयर टू पैरा। तो जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का जो निकलने का टेंडेंसी था उसको नाइट्रो क्या किया, वो उसको निकलने नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो एक बॉन्ड बनाया, तो उसका निकलने का टेंडेंसी, रिलीज होने का जो टेंडेंसी था, जो होना चाहिए था, वो उतना अब है नहीं क्योंकि वो निकलने दे नहीं रहा बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया है ऑलरेडी। तो उसके चलते बिकॉज ऑफ दैट, अब मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इट इज अ वीक बॉन्ड, उसके चलते इसका जो इफेक्ट होना चाहिए था थोड़ा सा घट जाता है क्योंकि इसमें एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया जो इसमें नहीं है, इंट्रा नहीं है। सो ड्यू टू दिस its H plus releasing tendency will be slightly decrease हुआ, और slightly decrease होने के चलते पैरा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, थोड़ा सा घटा, उसके चलते पैरा का वैल्यू ज्यादा हो गया। पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो इज मोर देन द मेटा, एंड मेटा इज मोर देन द फेनॉल। इज इट क्लियर लॉजिक? ये वाला चीज तो मेटा और पैरा में होना चाहिए ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। अभी तो पता है ना, ऑर्थो में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर तो ऑर्थो में होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कैसे, तो केवल ऑर्थो में होगा। तो ऑर्थो में होने के चलते हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या वीक बॉन्ड? वीक बॉन्ड। तो उसका मतलब जितना आसानी से निकलना चाहिए था उतने उससे थोड़ा सा वो घट गया, थोड़ा सा घटा क्योंकि ये तो वीक बॉन्ड है। उसके चलते थोड़ा सा कम होने के चलते पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। मेटा नहीं हो सकता, मेटा में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कम होगा, या ऑर्थो का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट इतना कम नहीं हो जाएगा कि उससे ज्यादा मेटा हो जाए। मेटा कैन नॉट बी मोर एसिडिक। ऑर्थो का थोड़ा सा जो इफेक्ट के चलते उसका एसिडिक नेचर घट गया, थोड़ा सा चेंज हुआ, उसी के चलते पैरा ज्यादा हो गया। होना चाहिए था ऑर्थो, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते थोड़ा सा वो कम हो गया। सो दैट इज द रीजन। सो फाइनल ऑर्डर क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो, ऑर्थो इज मोर देन द मेटा, एंड मेटा इज मोर देन द फेनॉल। Now let us compare the stability of the following carbocation A, B and C। कैसे कंपेयर करेंगे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, देखो what is the name of this carbocation? This carbocation is called benzyl carbocation। This carbocation is called allyl carbocation। And this is called ethyl। अब यहां पर पहले ध्यान दो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन।
इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। उसके मतलब क्योंकि यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन बाहर गया ना यहां पर। तब इलेक्ट्रॉन जब यहां पर बॉन्ड बना लिया पाई बॉन्ड, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो खत्म हो गया, नया पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन तो अंदर में है, बाहर में भी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गया, तो जब बाहर की तरफ गया तो बाहर में तो डबल बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, उसका मतलब देखो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, रिंग में घूमना स्टार्ट किया, डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो गया। मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो में पॉजिटिव आया, देखो फिर पैरा में आ गया, एंड देन फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ऑर्थो में आ जाएगा। एंड देन फाइनली फिर से स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्बोकेटाइन, बेंजाइल। बेंजाइल कार्बोकेटाइन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 5। उसके मतलब क्या हुआ, यहां समझो पॉजिटिव चार्ज जो इस कार्बन में दिख रहा था वो एक्चुअली इसमें नहीं है, वो ऑर्थो में चला गया, फिर पैरा में चला गया, फिर ऑर्थो में चला गया, फिर इसके ऊपर चला गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो कितना स्ट्रक्चर में इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 5 स्ट्रक्चर में, 5 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, द नेम इज एलाइल कार्बोकेटाइन। इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 2 होगा। क्या क्या होगा, एक यहां चला गया तो अब हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में आ गया, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो इसका पॉजिटिव चार्ज कितना कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2 स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें 5। तो अब तुम अपने सोच के बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कहां ज्यादा हुआ, डिलोकलाइजेशन और पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा हुआ, ए में या बी में, ए में। कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, एनी चार्ज वेदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने से चार्ज का डेंसिटी बढ़ता है या घटता है, घटता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा मतलब क्या, चार्ज फैला हुआ है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट जाने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। उसका मतलब जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होता है चार्ज का, उतना ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी हो जाता है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन और एलाइल कार्बोकेटाइन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, benzyl carbocation. Why? Because in the case of benzyl carbocation, the positive charge is distributed one, delocalized one. यहां पर भी डिलोकलाइज है मगर इसका डिलोकलाइजेशन कम है, यहां तो डिलोकलाइजेशन ज्यादा है। मगर इथाइल में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या लोकलाइज्ड है, लोकलाइज। उसका मतलब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा। हाँ थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट जरूर है इसका, उसके चलते वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जरूर दे रहा होगा मगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा, चार्ज का कोई डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। सो विच इज मोर स्टेबल, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का उतना पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट यहां से ये समझना है कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द स्टेबल द स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा।
and thereby more the stable. So stability of the carbocation क्या हो जाएगा? बेंजाइल then allyl then ethyl. Is it clear? Sir, wait, hold on. हाँ. Benzyl वाले में why are we considering there are 5 resonance structures? Because first वाला last वाला तो same ही है. फिर सेम कैसे है? अभी तो समझा है. अंदर में देखो चेंज हो गया ना, अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ पोजीशन. तो बेंजीन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? एक या दो? Benzene. बेंजीन हैज हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 1 और 2? 2. क्यों 2 हुआ? क्योंकि अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो गया. पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? यहां पर भी तो वही हुआ, अंदर में चेंज हो गया. तो इस दोनों को काउंट करना है. 1 2 3 4 5. ये दोनों को एक नहीं बोल सकते क्योंकि पाई का पोजीशन चेंज हो गया है. हाँ, but then जब हमने वो बोरान वाला वो स्ट्रक्चर किया था with 6 कार्बन, तब भी only considered 2 polar structures. वहाँ पर भी चेंज हो रहा था. क्या किए थे बोरॉन वाले स्ट्रक्चर में? PH and then ring था with 6 more carbons. And 7 rings, like 7. ठीक है, तो वहां पर तो ऑल कार्बन में तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था. हाँ. तो क्या दिक्कत है? उसमें तो 7 स्ट्रक्चर था, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था उसमें. 5 था with the conflict resonance structure and then फिर 2 move up with the different. ठीक है. तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर देन द एलाइल, एलाइल इज मोर स्टेबल देन इथाइल. What is the name of this? These are the carbanion. Name is benzyl carbanion. Benzyl, allyl, and ethyl carbanion. How many resonating structure? देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. कॉन्जुगेशन तो अंदर में भी है, बाहर में भी है. तो इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज केवल इस कार्बन में नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो वाला कार्बन में भी जाएगा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, फिर रिटर्न. 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज यहां गया, ये यहां चला गया. फिर यहां से पैरा, फिर ऑर्थो, फिर रिटर्न. 5 हो जाएगा इसका. उसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड इन हाउ मेनी स्ट्रक्चर? 5 स्ट्रक्चर. यहां नेगेटिव चार्ज कितने स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज्ड है? 2 स्ट्रक्चर. एक यहां गया तो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है 2 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट है या 2 स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट है. यहां तो 5 में डिस्ट्रीब्यूट है. तो यहां तो एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इससे काफी ज्यादा हो गया. और हमें पता है जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होगा, एनी चार्ज, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा.
So we can say that allyl benzyl carbanion is more stable than allyl carbanion. मगर यहां पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है. लोकलाइज होने का मतलब उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी कम हो गया. सो विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन? बेंजाइल, देन एलाइल, देन इथाइल अमॉन्ग द थ्री.